हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास प्रारंभ करने जा रहे हैं। इतिहास का विधिवत अध्ययन प्रारंभ करने से पूर्व हम हिंदी का सामान्य परिचय जान लेते हैं। सबसे पहले हमारे जहन में एक ही बात आती है कि जिस हिंदी भाषा की बात हम करते हैं वह हिंदी शब्द कहाँ से और कैसे आया और यह किस भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द मूलतः फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है हिंदी का या हिंदी से संबंधित। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति सिंधु से हुई। सिंधु से हमारा तात्पर्य सिंधु नदी से है। इसके आसपास का क्षेत्र सिंधु प्रदेश कहलाता था। यहाँ से का उच्चारण है के रूप में किया जाता था, अतः सिंधु शब्द को ईरानी में हिंदू कहा जाने लगा और हिंदू से हिंद और हिंद से हिंदी भाषा की व्युत्पत्ति मानी जाती है। कालांतर में ईरानी का इक प्रत्यय जुड़कर हिंदिक शब्द बना जिसका अर्थ होता था हिंद का वासी, जो एक शब्द विशेषण है। ईरानी भाषा को पारसी और फारसी भाषा के नाम से भी जाना जाता है। इकबाल की वो पंक्तियां हम याद करते हैं, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। यहाँ हिंदी का प्रयोग विशेषण के रूप में किया गया है। इस प्रकार प्रारंभ में इसका प्रयोग भाषा के अर्थ में नहीं होता था बल्कि विशेषण के रूप में होता था। सर्वप्रथम भाषा के अर्थ में इसका प्रयोग सरफुद्दीन यज़दी ने किया। कब किया? 1424 ईस्वी में किया। किस में किया? जफरनामा में किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सबसे पहले तैमूर लंग के पोते सरफुद्दीन यज़दी ने 1424 ईस्वी में जफरनामा में हिंदी भाषा का प्रयोग किया। वर्तमान में हिंदी भाषा साहित्य के इतिहास ग्रंथों में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा बिहार की भाषा के रूप में प्रयुक्त होती है। दूसरा, भारतीय साहित्य में हिंदी शब्द अनुच्छेद 343 के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। अब हम देखते हैं कि साहित्य के इतिहास का जब हम अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हम काल विभाजन करते हैं और नामकरण करते हैं। काल विभाजन और नामकरण क्यों करते हैं? क्योंकि काल विभाजन और नामकरण के माध्यम से हम साहित्य और समाज के उत्थान पतन को जान पाते हैं। हम जान पाते हैं कि साहित्य के इतिहास का अध्ययन हम किस तरह से करना चाहते हैं, किस प्रकार से हमें साहित्य का अध्ययन करना चाहिए, उस साहित्य के क्रमिक विकास को जान पाते हैं। काल विभाजन और नामकरण के द्वारा साहित्य के उद्भव विकास को जान पाते हैं। काल विभाजन और नामकरण के द्वारा हम उस साहित्य की प्रवृत्तियों को जान पाते हैं। हम जान पाते हैं उस समय की परिस्थितियों को। हम जान पाते हैं कि उस समय कैसी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और साहित्यिक परिस्थितियां रही होंगी। हम जान पाते हैं उस समय के युगीन परिवेश को और उसमें अंतर्निहित तत्वों को। इसलिए साहित्य का अध्ययन करने के लिए उसका काल विभाजन और नामकरण करना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन नामकरण करने के लिए साहित्यिक इतिहासकारों ने साहित्य इतिहास लेखन की विभिन्न प्रविधियों को काम में लिया है, जिसमें वर्णानुक्रम, कालानुक्रम, वैज्ञानिक और विधिवाद प्रमुख प्रविधियां मानी जाती हैं। सबसे पहले गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर, इन्होंने वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाया, अर्थात वर्णमाला के अनुसार कवियों का विवेचन किया। जैसे कबीर, केदार, केशव, क। यह अत्यंत अलोकप्रिय, अनुपयोगी और अमान्य पद्धति मानी गई। क्यों मानी गई? क्योंकि ये एक शब्दकोश की तरह प्रतीत होती थी, इसलिए इसे अमान्य ठहराया गया। फिर
कालानुक्रमी पद्धति आई, जिसमें ग्रियर्सन महोदय और मिश्र बंधु का नाम प्रमुखतः लिया जाता है। इन्होंने जन्म के अनुसार विवेचन किया और इतिहास लेखन की प्रविधि को काम में लेकर के इतिहास का विभाजन किया। और इसके बाद में गणपति चंद्रगुप्त का नाम प्रमुख है, जिन्होंने वैज्ञानिक प्रविधि को काम में लिया। और सबसे प्रमुख शुक्ल का नाम जिस प्रविधि से जोड़ा जाता है वो है विधेयवाद, और विधेयवाद के जनक माने जाते थे फ्रांस के तेन महोदय। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इतिहास लेखन की प्रविधियों में वर्णानुक्रम, कालानुक्रम, वैज्ञानिक और विधेयवाद प्रमुख प्रविधियां हैं, जिसमें वर्णानुक्रम को गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर ने अपनाया, कालानुक्रम को ग्रियर्सन और मिश्र बंधु महोदय ने अपनाया, वैज्ञानिक गणपति चंद्रगुप्त ने अपनाया और विधेयवाद को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनाया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।